मैंने एक बार राइड की है, ओनली ऋषिकेश तक की थी। मैं 6 से 7 घंटे पेन रहा था मेरे। सबसे बड़ी कमी इसमें जो है ना, वो मुझे 2 लाख कोई खर्च कर रहा है तो वो ये भी फेस करेगा ना कि उनके घर से कोई लेडीज़ वगैरह भी बैठ सकें। बड़ी बुरी चीज़ जो इस बाइक में लगी, किसी भी मोटरसाइकिल या गाड़ी के बारे में अगर आपको ज़्यादा अच्छे से जानना है तो सबसे अच्छा तरीका है उसके खरीदार या उसके ओनर से बात कर लो, जिसने अच्छे से उस गाड़ी या मोटरसाइकिल को चलाया है। मेरे साथ में आप देख रहे हो यामाहा MT-15 वर्जन 2 है, साथ ही हैं इसके ओनर दीपक जी, जिनसे हम जानेंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में, कैसी बाइक चलने में अब तक रही है, क्यों इन्होंने खरीदी थी, कितने की इनको पड़ी, क्या कुछ इस बाइक के अंदर इनको अच्छा मिलता है और कहां पर क्या कुछ कमी है। सारी बात करेंगे आज के इस कस्टमर रिव्यू वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यामाहा MT-15 वर्जन 2 का एक डिटेल्ड कस्टमर रिव्यू। तो सबसे पहले दीपक जी, स्वागत है आपका ऑटो जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। और मेरा जो पहला सवाल होगा आपसे यही होगा कि जब आपने इस बाइक को खरीदा था तो आपने कब खरीदा और कितने की आपको उस समय ये ऑन रोड मिली थी? मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था सन 2023 में, जून के महीने में। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मुझे। हाँ, 1 साल ऑन करके हो गया इसको मुझे। बाकी मेरे को पड़ी थी ऑन रोड 1,96,000 196-97 के अराउंड पड़ गई थी। अब एक मेजर रीज़न मैं जानना चाहूँगा जिसकी वजह से आपने MT-15 खरीदी, और इसके अलावा इस सेगमेंट में आपने उस टाइम पे कौन कौन सी और बाइक देखी थी? ठीक है, एक्चुअली मैंने देखी तो थी बजाज की, अपनी एक ही आती है मेरे हिसाब से, और कोई बाइक आती नहीं है। बट मैं फिर भी इसका कॉम्पिटिटर मैं उसे नहीं मानता, क्योंकि ऐसे लुक्स कोई गाड़ी नहीं देती। और मेरा मेन रीज़न जो था वो लुक्स था। बाकी एक और था कि हाँ, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने चला के देखी थी, एक्चुअली टेस्ट राइड इसकी भी ली थी, बजाज की भी ली थी। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, लुक्स के हिसाब से, सारी चीज़ों में मुझे ये ज़्यादा फुलफिल करती हुई नज़र आई थी। तो मेजर एक रीज़न लुक्स और दूसरा आपका कंफर्ट वगैरह। हाँ, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये बेस मॉडल है। हाँ, बेस मॉडल है। इसमें वेरिएंट आते हैं? क्योंकि वेरिएंट आते हैं, तो ये बेस वेरिएंट है। हाँ। और आपको 1,96,000 रुपए की ऑन रोड ये पड़ी जी। परफॉर्मेंस वाइज बाइक कैसी है? क्योंकि अगर आप इसका इंजन देखो तो 155 सीसी का यहाँ पर कंपनी आपको लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर करती है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको 200-250 सीसी तक की बाइक मिलती है, लेकिन यामाहा आपको यहाँ पर लिक्विड कूल्ड के साथ 155 सीसी की बाइक देता है। तो पावर परफॉर्मेंस कैसी है? पावर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इंजन भी रिलायबल है। जैसा कि आपने बता दिया, लिक्विड कूल्ड है तो जाहिर सी बात है इंजन रिलायबल है। और एक मेन रीज़न मेरा ये भी था कि मैं एक अच्छा इंजन चाहता था, और मैंने ख़ास तौर पे यामाहा के इंजनों की काफ़ी लोगों से तारीफ़ सुनी थी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी यामाहा ऑन करते हैं, कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी बजाज ऑन करते हैं। तो मुझे उनके रिव्यू के हिसाब से ना, मुझे इंजन जो बेटर लगा वो यामाहा का लगा। तो एक ख़ास लगा कि हाँ, इंजन बेटर है। बाकी परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी है, काफ़ी अच्छा माइलेज है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये गाड़ी मुझे 50+ एवरेज देगी, माइलेज देगी, बट 50+ तो नहीं दिया। हाँ, 45+ ईजिली दे दिया इस बाइक ने, जो कि मुझे और ज़्यादा इंप्रेस करती है इस गाड़ी की चीज़। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी कंफर्ट है, बैठता हूँ तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे एग्रेसिव फील नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और काफ़ी अच्छे से मैं इस बाइक को मार्केट में भी टर्न कर सकता हूँ। बजाज की जो एन सीरीज़ ही है ना अपनी, उसमें जो है उसमें थोड़ा सा एग्रेसिव फील होता है, बस ये है। बाकी काफ़ी ज़्यादा R15 पे ना जाने का एक रीज़न ये कह सकते हैं? हाँ, उस पर ना जाने का रीज़न सिंपल यही है, मुझे यामाहा सेम इंजन है, मुझे नेक्ड ही पसंद है। एक्चुअली मेरी पर्सनल चॉइस जो है वो नेक्ड ही है। बाइक चाहे मुझे इससे बेटर बाइक मिल जाए, इससे बड़ा इंजन मिल जाए, फेयरिंग में मिले, मैं कंसीडर नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे पसंद ही नहीं है। पसंद है। मैंने पहले ही बताया ना, एग्रेसिव फील। हाँ, एक अलग सेगमेंट पसंद होता है। कंफर्ट बेसिक आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अभी एक बार बैठ के दिखाओगे किस तरह का सिटिंग पोजीशन आता है, कितने आपके पैर आते हैं? एक मेन रीज़न ना मेरा, शुभम जी, एक मेन रीज़न मेरा ये भी है कि मेरे को फेयरिंग नहीं पसंद, जस्ट बिकॉज मेरी हाइट। अब मैं कम हाइट के हिसाब से मैं करूंगा ना, तो मुझे एग्रेसिव और ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। अब मैं इस हाइट पे नेगेड चलाऊंगा तो मुझे काफ़ी कंफर्ट आएगा, और कंफर्ट ज़्यादा मैटर करता है, है ना। बिल्कुल। जब आप एक बाइक खरीदते हो, लॉन्ग राइड वगैरह उसके साथ प्लान करते हो, क्योंकि स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, जब हम फर्स्ट जॉब शुरू करते हैं तो हमारा जो बजट होता है वो ऐसा होता है, या तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं या बाइक खरीद सकते हैं। हमने बाइक खरीदी है तो सब कुछ हमें उसके साथ करना है, लंबी दूरी भी उसके साथ तय करनी है। तो ऐसे में कंफर्ट जो है ना, वो एक प्रायोरिटी होना चाहिए आपका। फेयरिंग बाइक्स दिखने में अच्छी होती हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग राइड की बात करते हो तो रेस्ट पेन, बैक पेन जो है बड़ा इशू, काफ़ी ज़्यादा। मैंने एक बार राइड की है RC 200, ओनली ऋषिकेश तक की थी। मैं 6 से 7 घंटे पेन रहा था मेरे, मतलब सोया ही था, इतना थक गया था मैं, तो मैं कभी कंसिडर नहीं करता। वही चीज़ है। हाँ,
ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव्स बताओ, आपको क्या क्या आपको अच्छा लगता है MT-15 के साथ में, उसके बाद फिर नेगेटिव की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव्स में सबसे पहले मेरी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी कंफर्टेबल है। अब देखेंगे ना, मैं बिल्कुल प्रॉपर अपराइट हूँ, मुझे काफ़ी बिल्कुल एग्रेसिव फील नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरा, ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। अगर मैं अपनी ही फोटो इस पर बैठ के देखूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है बाइक। बाकी पॉजिटिव चीज़ इसका इंजन काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी बढ़िया है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड थिंग, इसका एवरेज माइलेज मुझे 45 देती है, तो मेरा काफ़ी अच्छा चल जाता है। और मेरा रनिंग ज़्यादा है नहीं, मैं ऑफिस से घर से ऑफिस, सिंपल इतनी रनिंग है, मेरा माइलेज बहुत अच्छा है। बाकी नेगेटिव्स क्या होंगे, क्या कमी है MT-15 के अंदर? सबसे बहुत सारे बताते हैं। सबसे बड़ी कमी इसमें जो है ना, वो मुझे ब्रेकिंग की लगी। ब्रेकिंग की इसलिए क्योंकि कंपनी चाहती तो इसको ब्रेकिंग को और ज़्यादा अच्छा सुधार कर देती, क्योंकि इस बाइक में ना, एक तो इसके जो डिस्क पैड्स हैं वो बहुत जल्दी घिसते हैं। और सबसे बड़ी बुरी चीज़ जो इस बाइक में लगी, पीछे का डिस्क पैड बहुत जल्दी घिसता है और वही वाला महंगा है, आगे का नहीं घिसेगा। जितने में मतलब आप 2 यूज़ करोगे ना आगे के, उतने में आप लगभग 6 से 7 पीछे के बदलवा लोगे। तो क्या कंपनी ने कुछ ऐसा जानबूझ के किया है कि आप बार बार आओ, पैसा दो? पता नहीं ऐसा क्यों किया, बट शायद कंपनी ये कर सकती थी अगर पेट्रोल डिस्क कह देते, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर डिस्क होते हैं, मैंने सुना है ऐसा कि, और यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत देखा है, परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। डिस्क पैड की क्वालिटी अगर कंपनी सुधारे शायद, हाँ ऐसा भी, ये भी हो सकता है। चलो इस बारे में होगी। मैं दूसरा बताता हूँ जो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसकी चेन जो ढीली होती है ना, वो एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच के एरिया में ना लगभग 6 से 7 बार मेरी चेन डिले हो जाती है। कितना सर्विस इंटरवल है? लगभग 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर में मतलब पर 1000 हर 1000 किलोमीटर में आपको एक बार चेन टाइट करवानी पड़ती है। तो चेन एक बड़ा इशू है। चेन बड़ा इशू है ये, बहुत जल्दी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है, मशीन है, खराब होगा नहीं होगा। बाकी 13-14 हज़ार में बदलवा लेनी भी चाहिए, बट बार बार ढीले होने का कोई मतलब नहीं बनता ना। तो अभी 1 साल में कितने किलोमीटर चला चुके हो? 1 साल में 14,000 किलोमीटर चला चुका हूं। 14,000। तो सर्विस भी अच्छी खासी हो गई होगी। सर्विस हो गई मेरी, मैंने तो एक्चुअली 4 करवा ली, बीच में एक बार ठुक गई थी गाड़ी। तो थोड़ी प्रॉब्लम कर गई थी। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा है? यामाहा का सर्विस सेंटर में क्या भीड़ भाड़ रहती है? उन लोगों का बिहेवियर कैसा है? या आप जब सर्विस सेंटर विजिट करते हो तो एक कस्टमर के लिए क्या क्या वहाँ फैसिलिटी है? क्योंकि कस्टमर लॉन्च है या कैसा, क्या फीडबैक है वहाँ? ऐसा मैंने कभी खास नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बाइक को लेकर पॉसेसिव रहा हूँ। तो मैंने कभी उनका बिहेवियर चेक नहीं किया, क्योंकि मेरा मेन फोकस मेरी बाइक पे रहता था कि मेरी बाइक को कौन हाथ लगा रहा है, मेरी बाइक में क्या चेंज हो रहा है। तो मैंने कभी कस्टमर लॉन्च नहीं देखा, ऐसी कोई चीज़ मुझे मैटर भी नहीं करती। बट हाँ, उनका बिहेवियर एक्चुअली में बहुत अच्छा है और उनकी सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं है कि आप अगर यामाहा की बाइक ले रहे हो, दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, बट स्टिल है तो 150 सीसी ही, तो कॉस्ट भी लगभग वही करेगी। कितनी कॉस्ट आती है सर्विस की? प्री सर्विस की कॉस्ट आती है मेरी 1200-1300। हाँ, जिसमें लेबर फ्री है। और बाकी पेड 1800-1900 आराम से, मतलब 600-700 रुपये लेबर चार्ज। हाँ, 600-700 आता है आराम से। बाकी जो पार्ट चेंज होगा जैसे 900, जैसे कभी कोई बार, जैसे कि मैं फॉर एन एग्जांपल बता देता हूँ, बाइक मेरी लगी थी तो हैंडल चेंज हुआ था, हैंडल का प्राइस लिया था मेरे से, और उसके अलावा उन्होंने मेरे से इसकी लेबर ली थी। कितना हैंडल था? हैंडल की कॉस्ट अंदाजन क्या मेरे को याद है 799 थी। 799। तो कह सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। 800 रुपये में आपका 800 रुपये में हैंडल चेंज हो गया, और उन्होंने मेरे से आई थिंक 100 कुछ रुपये इसकी लेबर चार्ज दिया होगा हैंडल चेंज करने का। बस। तो सर्विस का आपका एक्सपीरियंस अच्छा है? यामाहा का, हाँ अच्छा है। तो बाकी पार्ट वगैरह को लेके, पार्ट का क्या है, जाहिर सी बात है, मशीनें खराब होंगी तो हम तो बदलवाएंगे ही, उसमें वो कुछ। ये वर्जन 2 है? हाँ, ये वर्जन 2 है। वर्जन 3 में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कंपनी को क्या चेंज करना चाहिए वर्जन 3 में? मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एक तो इन्हें बेस मॉडल से ही हाइलोजन हटा देना चाहिए, इंडिकेटर। ये एक्चुअली मैंने आफ्टर मार्केट करवाए हैं, इसमें हाइलोजन अपग्रेड किया, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। इन्हें बेस मॉडल से ही एलईडी दे देने चाहिए जो हों। और दूसरा, इनकी जो मीटर क्वालिटी है वो और ज़्यादा एलसीडी या फिर थोड़ी अच्छी क्वालिटी आती है ना, वो दे देनी चाहिए। बेसिक डिजिटल है। अब 2 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख है, इतनी प्राइसिंग के हिसाब से इतना अच्छा नहीं लगता है मीटर। और अब जब वर्जन 3 आएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्राइस, जाहिर सी बात। और प्राइस तो बढ़ाएंगे। थोड़ा सा सीट वगैरह को थोड़ा क्वालिटी बेटर करनी चाहिए, लेडीज़ टाइप के लिए भी करना चाहिए। अगर 2 लाख कोई खर्च कर रहा है तो वो ये भी फेस करेगा ना कि उनके घर से कोई लेडीज़ वगैरह भी बैठ सकें, साइड में साड़ी गार्ड वगैरह हो। और एक जो है ना, ये
ये पार्ट मुझे बहुत सेक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, बहुत भारी लगता है, change होना ऑकवर्ड। और ये जो इसका टायर अगर है ये बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है, इसको थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए। जैसे कि 09 में ये पूरा पार्ट यहाँ शिफ्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा। तो हाँ MT-03 में 2-3 चीज़ें हैं, मतलब MT के जो वर्जन नया वाला है उसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस पार्ट को ट्रांसफ़र करके टायर अगर को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, बाकी मीटर को अच्छा करना चाहिए और इंडिकेटर बस, इससे ज़्यादा और कुछ क्या ही पे क्या है आपका हाँ। ओपिनियन? क्योंकि सीट जो है वो काफ़ी छोटी इसमें ज़रूर है, कहना चाहूँगा जैसे मैं कभी बैठता हूँ ना, मुझे कभी फील प्रॉब्लम नहीं आई, बट जो भी मेरे पीछे पिलियन राइडर बैठा है उसने मेरे से शिकायत ही की है, तो जाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर करना चाहिए, कुशन इन्हें थोड़ा सा सही करना चाहिए ताकि पिलियन राइडर को भी प्रॉब्लम ना हो। जो चलाता है उसे तो नहीं होगा क्योंकि इस जगह काफ़ी कंफर्ट है, बट इस जगह नहीं है, इस जगह बहुत हार्ड है। यहाँ पे सीट में स्पेस ज़्यादा है, यहाँ बहुत हार्ड है और छोटा भी है, थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ जाए तो ज़्यादा बेटर हो जाए पिलियन राइडर के लिए भी। तो ओवरऑल ये दीपक जी का एक्सपीरियंस था उनकी यामाहा MT-15 के साथ में 1,96,000 रुपये खर्च करने के बाद 14,000 किलोमीटर इन्होंने चला लिया है। सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब इन्होंने बताया इस बाइक के साथ में। यदि आप यामाहा MT-15 ऑन करते हैं तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा आपकी बाइक के साथ रहा है। बाकी इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।